नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं में मानचित्र अभ्यास देखेंगे परिवहन और संचार के साधनों में। और यह मानचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक मानचित्र अपने पास रखिए प्रैक्टिस के लिए और ध्यान से देखिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसे कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग मतलब ये वाला लंदन से न्यूयॉर्क और लंदन से बेटल हार्बर। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कौन सा है? जो पश्चिमी यूरोप को उत्तरी पूर्वी अमेरिका से जोड़ता है और यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है और इसी जलमार्ग को वृहद ट्रंक जलमार्ग कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये लंदन है, ये यूरोप महाद्वीप है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन को ये न्यूयॉर्क से जोड़ता है और लंदन को ये बेटल हार्बर से जोड़ता है। मतलब ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े देशों को जोड़ता है। इधर यूरोप पूरा डेवलपमेंट पूरा विकसित महाद्वीप आ गया और इधर भी विकसित महाद्वीप आ गया और उन दोनों महाद्वीप को ये जोड़ता है। ये उत्तर की तरफ ये 0 डिग्री से ऊपर होने के कारण इसको हम उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कहते हैं। तो ये प्रश्न आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है और मैप में पूछा जा सकता है। ये मैप आपके सामने है और ये दोनों क्षेत्र आपके सामने हैं और ये दोनों तटों को पतन और पोताशय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो पहला हमने देखा है, उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसमें मैंने कुछ नोट्स भी बनाया है। इसमें मैंने नोट्स की महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं कि इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है। यह पश्चिमी यूरोप को उत्तर पूर्वी अमेरिका से जोड़ता है और इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। पहला मानचित्र है आपका ये लंदन से न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भी आपको याद हो गया, लंदन भी आपको याद हो गया। पश्चिमी यूरोप को किससे जोड़ता है? उत्तरी पूर्वी अमेरिका से जोड़ता है, पहला। दूसरा है भूमध्य सागरी हिंद महासागरी समुद्री मार्ग। अब ये भूमध्य सागरी हिंद महासागरी समुद्री मार्ग क्या होता है? आप देखिए, ये यहाँ से लंदन के ये यहाँ से ऐसे ये भूमध्य सागर होता हुआ और भूमध्य सागर होता हुआ स्वेज नहर को पार करके ये लाल सागर में प्रवेश करता है। लाल सागर में ये अरब प्रायद्वीप से होता हुआ, देखिए आप, इसकी एक शाखा तो चली गई सीधा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तरफ और दूसरी शाखा ये कोलंबो मतलब कौन सा देश की राजधानी? श्रीलंका की। कोलंबो होते हुए यह कोलकाता से जोड़ता है और एक मुंबई से जोड़ता है। मतलब भूमध्य सागरी और हिंद महासागरी नाम क्यों पड़ा इसका? देखो, ये यहाँ से भूमध्य सागर को पार करती है, ये भूमध्य सागर, और स्वेज नहर का निर्माण हो गया 1869 में। तो स्वेज नहर के बाद ये यहाँ से लाल सागर में प्रवेश करती है और हिंद महासागर, लाल सागर भी हिंद महासागर का एक पार्ट है। तो ये यहाँ से पार करती है, इसलिए इसे कहा जाता है भूमध्य सागरी हिंद महासागरी समुद्री मार्ग। और ये किन किन को जोड़ता है? यह जोड़ता है पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर। इसके महत्वपूर्ण पतन है। कोलंबो मतलब ये श्रीलंका के यहाँ से निकलता है, ये मुंबई को जोड़ता है, ये कोलकाता को भी जोड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है भूमध्य सागरी हिंद महासागरी समुद्री जल मार्ग। और जब इस स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, इससे पहले जो व्यापार होता था, वो व्यापार कैसे होता था? वो व्यापार इस प्रकार होता था कि इंग्लैंड से यहाँ से जहाज पूरा पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के केप टाउन, और केप टाउन के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार जब जहाज जाते थे तो इस मार्ग को कहा जाता था उत्तमाशा अंतरिम समुद्री मार्ग। और जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया, मतलब स्वेज नहर यहाँ बन गई, तो इससे 6400 किलोमीटर दूरी कम हो गई एशिया की इस अटलांटिक महासागर से। पहले इतनी दूरी तय करनी पड़ती थी, 6400 किलोमीटर ज़्यादा, पर स्वेज नहर बनने से, भूमध्य सागरी हिंद महासागर का निर्माण होने से ये दूरी कम हो गई। तो पहला मैंने आपको बताया उत्तमाशा क्या है। यह जो था ये
पश्चिमी अफ्रीका, ये पश्चिमी अफ्रीका के बाद दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेवाएं प्रदान करता है। तो मैंने मैप में आपको आज 3 चीजें बताई। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग लंदन को न्यूयॉर्क से जोड़ता है, बैटल हर्बल से जोड़ता है, और ये विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जल मार्ग है। और एक लंदन से पनामा नहर को जोड़ता हुआ होनोलुलु द्वीप। अब ये देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, होनोलुलु द्वीप या होनोलुलु एक पतन है जिसे विश्राम पतन कहा जाता है। जब कोई जहाज बहुत लंबी दूरी तय करता है और जब उसको रास्ते में विश्राम की आवश्यकता होती है, तो वो कुछ समय अपने जहाज में ईंधन भरने के लिए विश्राम करता है, इसलिए इसे विश्राम पतन भी कहा जाता है। और इसे परिप्रशांत महासागरीय मार्ग भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर कौन सा पतन है? विश्राम पतन। एक वर्ड में पूछा जा सकता, विश्राम पतन का एक नाम बताओ, तो होनोलुलु एक विश्राम पतन है। तो मैंने आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मैप बताया। एक तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, एक भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, और एक उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और ये न्यूयॉर्क, उसके बाद लंदन आपका आ गया। लंदन के बाद इसका नाम भी आपको पता हो गया होगा कि इसे भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूमध्य सागर से सुएज नहर के द्वारा सीधा हिंद महासागर में प्रवेश करता है। अब मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगा। सुएज नहर, अब ये सुएज जो नहर है, सुएज नहर कहाँ पर है? तो ये सुएज नहर यहाँ पर है। और इस सुएज नहर की ये विशेषता है कि इसका निर्माण 1869 में, कब हुआ था? 1869 में इसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? सुएज नहर का। उत्तर में पोर्ट सईद, अब इसके उत्तर में यहाँ पोर्ट सईद है, और एवं दक्षिण में पोर्ट सुएज। मतलब इसके 2 बिंदु का नाम है, 2 छोर का नाम है। उत्तर वाले छोर को पोर्ट सईद कहा जाता है और दक्षिण वाले छोर को पोर्ट सुएज कहा जाता है। अब यह नहर की एक और विशेषता हो गई, ये इस भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। यह है यूरोप को हिंद महासागर से, इस यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है, जो पहले नहीं था। पहले कहाँ से जाना पड़ता था? उत्तम आशा से। लेकिन इस सुएज नहर के बनने से एक नवीन मार्ग बन गया। लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी उत्तमाशा मार्ग की तुलना में घटता है। मतलब पहले जब यहाँ से ऐसे निकल के जाते थे तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, पर अब यह भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग बनने से इनके बीच की दूरी कम हो गई। बिल्कुल सही बात है। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी है। सुएज नहर 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है। इसकी गहराई कितनी है? 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। कितने जलयान? 100 जलयान आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। तो आपको यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर मिलाती है? सुएज नहर मिलाती है। किस नहर के कारण यूरोप और एशिया के बीच में नवीन मार्ग प्रदान किया? सुएज नहर ने। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में हुआ। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी महत्वपूर्ण जो नहर है वो है पनामा नहर। अब ये पनामा नहर है यहाँ पर पनामा नहर है। अब देखो, इसको कहा जाता है अटलांटिक महासागर, जिसका आकार एस अक्षर के समान है। अगर हम मैप में देखेंगे तो अगर ऐसे देखेंगे तो ये बिल्कुल एस अक्षर के समान है। ये यहाँ से देखेंगे तो ऐसे बिल्कुल ये एस अक्षर के समान है, और इसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं और ये प्रशांत महासागर है। इसका कुछ भाग इस साइड आ गया। इसका मतलब है पृथ्वी गोल है। अगर मैं इस मैप को ऐसे मोड़ दूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से से मिल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये दोनों इधर मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रशांत महासागर और ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो ये इस पनामा नहर की पहली विशेषता क्या है कि ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किससे?
अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 72 किलोमीटर। यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर? 72 किलोमीटर। जबकि सुएज नहर कितने किलोमीटर है? 160 किलोमीटर लंबी है। और ये कितने किलोमीटर है? ये 72 किलोमीटर है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। मतलब यहाँ पर पानी की जो गहराई है वो बहुत अधिक है। इस नहर में कुल 6 जलबंधन तंत्रें तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधनों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह 26 मीटर एवं नीचे को पार करते हैं। इस नहर द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को, अब ये याद रखना आप, ये न्यूयॉर्क आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है मैप की दृष्टि से। और न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है, इसके बीच 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। कितने किलोमीटर की? 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो इस नहर का मैंने आपको बता दिया कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वह कौन सी नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है? पनामा नहर। और वो कौन सी नहर है जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती? सुएज नहर है। अब इसके बाद मैंने एक और चीज देखी थी, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। अब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, इसमें हम देखेंगे विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या होता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो यूरोप रूस को पूर्व से पश्चिमी भाग को जोड़ता है, उसे कहा जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्या लंबा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। अब मैं इसका ये बता रहा हूं आपको कि ये जो रेल मार्ग है वो व्लादिवोस्टॉक यहां से निकलकर इस झील के नीचे से सीधा, आप यूं मान लो कि सेंट पीटर्सबर्ग तक जा रहा है। एक छोर है व्लादिवोस्टॉक पूर्वी छोर, और यहाँ है सेंट पीटर्सबर्ग। और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कि कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इसकी लंबाई 9,322 किलोमीटर है। और ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। मतलब ये पूरे यूरोप को कवर कर रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग पे मैंने आपका ये बनाया था कि इसकी विशेषता आप बताओ। तो मैंने पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए, अच्छा, पार साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता लिखिए। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। यह एशिया का महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा 9,322 किलोमीटर रेल की लंबाई में फैला है। यह दोहरे पथ से युक्त विद्युतकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। दोहरे पथ का मतलब होता है इस पे एक ट्रेन आ भी सकती है और साथ में एक ट्रेन जा भी सकती है, और ये पूरा विद्युत से बना हुआ है। अब एक प्रश्न आया, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब होता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? मतलब ये पूरा जब व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग को जा रहा तो दो छोर को जोड़ा, ऐसे ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेल मार्ग जा रहा तो ये पूरे को जोड़ रहा, तो इसे कहा जाता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो मैंने आप में इसमें सुएज नहर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, न्यूयॉर्क, उत्तमाशा समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरी हिंद महासागरी जल मार्ग बताया। धन्यवाद।